अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लांट बॉटनी, फिजियोलॉजी, बीएससी पेपर डी में से आपका टॉपिक है। हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो हमने आज वो फैक्टर्स चेक करने हैं कि जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैलो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें और वहाँ पर डीएम करके आप पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, नोट्स के बारे में, या कुछ भी आपकी डिमांड्स हों तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, चाहे डीएम के थ्रू करें या फिर आपको लेक्चर में ही किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वो उसका रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाएगा और अवेलेबल होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, एक्चुअल में हमने ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर की एब्जॉर्प्शन को या वाटर की एब्जॉर्प्शन पर असरअंदाज होती हैं, यही देखना है ना हम। तो अब यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक होगा हमारे पास सॉइल फैक्टर्स, ठीक है, यानी जो सॉइल से रिलेटेड हैं, ठीक है, और दूसरे हैं प्लांट फैक्टर्स जो प्लांट के होंगे। इसको आप इंटरनल और एक्सटर्नल भी कह सकते हो, क्योंकि जो प्लांट के फैक्टर्स होंगे वो होंगे जो प्लांट की अपनी बॉडी से रिलेटेड है, जैसे अगर उसके रूट सिस्टम है, उसका इंटरनल कोई सिस्टम है वो। और अगर सॉइल की बात करें या सॉइल फैक्टर्स हैं, इसको हम एक्सटर्नल कह सकते हैं क्योंकि वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में होंगे, ठीक है। अब कौन से हो सकते हैं, सॉइल टेम्परेचर है, सॉइल एरेशन है, सॉइल पोटेंशियल, सॉल्ट जो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल है सॉइल का, सॉल्यूशन का वो, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और जो सेकंड टाइप्स है वो है प्लांट फैक्टर्स, यानी जो प्लांट के अपनी बॉडी में होंगे, जिसमें रूट सिस्टम है, ट्रांसपायरेशन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ रूट सिस्टम्स है। आज के लेक्चर में हम सॉइल फैक्टर्स देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट फिर जो है लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो आज बस सॉइल फैक्टर्स को देख लेंगे। पार्ट 2 में इंशाल्लाह प्लांट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब सॉइल फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसमें हमने सॉइल को देखना है। सबसे पहले एक थोड़ा सा जो उसका इंट्रोडक्टरी सा पैराग्राफ है कि कौन से फैक्टर्स एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है उसको इफेक्ट करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं। बहुत बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। जैसे इंटरनल मैंने आपको बताया, उसमें प्लांट फैक्टर्स होंगे जो उसकी बॉडी के हैं, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, और साथ ही इसमें ये सॉइल के जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी अंदर ही आ जाएंगी। affect the absorption of the water by plants through the roots, यानी रूट्स से जो प्लांट की एब्जॉर्प्शन है उसको किस तरह से इफेक्ट। दीज इंक्लूड फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। एक्सटर्नल का केस अगर हम देखें तो सच ऐसा सॉइल टेम्परेचर है, सॉइल पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल जिसको साथ में हम कहते हैं, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं ऑफ द सॉइल, सॉल्यूशन ऑफ द सॉइल, एरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की उसमें कंसंट्रेशन है वो हम देखते हैं सॉइल वाटर में, ठीक है। whereas the presence of the efficient absorbing root system, of course उसके साथ साथ ही जो रूट सिस्टम है अगर वो भी एफिशिएंट होगा, वर्किंग होगा, तो फिर ही ये सारा काम हो सकता है। फिर उसमें ट्रांसपेरेशन का क्या रेट है, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये नेक्स्ट लेक्चर में फुल डिटेल में होगा इंशाल्लाह। तो आप उसके साथ जो है कनेक्टेड रहें मेरे साथ और लेक्चर का वेट करें इंशाल्लाह नेक्स्ट में। रूट सेल्स आर द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूडिंग, जिसको हम इंटरनल फैक्टर्स भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जिन जिन पॉइंट्स की हमने बात की। अब देखते हैं हम इनकी डिटेल कैसे आएगी। सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स। सॉइल फैक्टर्स जो सॉइल की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करें, यानी सॉइल पे, सॉइल से क्या इफेक्ट पड़ता है या सॉइल की कौन सी चीज़ें। ऑल्दो द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑफ कोर्स आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जरूर अफेक्ट करेंगे। हवा कैसी है, उसमें नमी है, ड्राइनेस है, हवा तेज चल रही है, आहिस्ता चल रही है, सब कुछ। इन द सॉइल इज यूजुअली लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन जो सॉइल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समटाइम्स लिमिटिंग फैक्टर होती हैं। मतलब लिमिटिंग फैक्टर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, लिमिटिंग क्वांटिटीज की या लिमिटिंग फैक्टर्स की, कि रिएक्शन जो है वो बाज़ रुक जाता है अगर वो क्वांटिटी जो है वो उसमें ना हो, वो उसके जो पार्टिसिपेशन है उसको ही वो रोक देती है, रिएक्शन को ही कंटिन्यू नहीं रहने देती, ठीक है। तरह से ये सॉइल के अगर टेम्परेचर को देखें या सॉइल की एरेशन को देखें, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो उसको बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। सॉइल टेम्परेचर क्या है, सॉइल टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द प्लांट ग्रोइंग इन द लो टेम्परेचर, जिसमें लो टेम्परेचर प्लांट्स होंगे एब्जॉर्ब लेस वाटर। एट लोअर टेम्परेचर द रूट ग्रोथ इज इमीडिएट, उसकी रूट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, इनहिबिट होती है ड्यू टू द लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑन द रूट सेल्स, क्योंकि रूट सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होंगी जब टेम्परेचर लो होगा तो रूट की ग्रोथ नहीं होगी। And the protoplasm becomes less available or the less permeable to the water.
जो इसका फिर रिजल्ट होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर के लिए ज़्यादा अवेलेबल या परमिएबल नहीं होगा। आल्सो द वाटर बिकम्स मोर विस्कस, और जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा या ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसकी जो विस्कोसिटी वो बढ़ जाती है। एंड इट्स मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड, और उसका फिर मूव करना मुश्किल होता है। जो चीज़ गाढ़ी होती है, विस्कस होती है, आपको पता है वो थोड़ा आहिस्ता मूव करती है बनिस्बत उसके जो थोड़ी सी कम विस्कस है, जिसमें जो उसकी गाढ़ापन है थोड़ा कम हो जिस चीज़ में। वेरी हाई टेम्परेचर अगर हो, अब लो में क्या चीज़ आपको बताइए कि वाटर विस्कस हो जाएगा, परमेबिलिटी प्रोटोप्लास्ट की कम होगी, रूट की ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है एट द एंड जो है वो कम हो जाएगा। आगे बात की समझ, इस तरह से लो टेम्परेचर जो इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें वेरी हाई टेम्परेचर की, वेरी हाई की बात करें, इट्स लीटल टू दी सेल, ये बिल्कुल उसको जो है वो जानलेवा होता है सेल के लिए, उसको मार सकता है, किल कर सकता है। The optimum temperatures at which the maximum absorption can take place is 20 to 30 degrees. अगर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस हो तो ये एक मैक्सिमम या ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो सकती है। अदरवाइज अगर इससे बहुत कम भी है या बहुत ज़्यादा 40-50 तक जा रहा है, तो दोनों चीज़ें जब वो प्लांट को बुरी तरह से असरअंदाज करेंगी और उसको नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉइल एरेशन। एरेशन का मतलब होता है हवा का गुजर होना, उसमें हवा किस तरह से गुजरी है, उसमें कोई एयर स्पेसिस हैं, कोई जैसे आप उसको कहते हो कि एयर क्रॉसिंग है, तो वो सब कुछ अगर अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। सोइल एरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जाहिर है सब में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। इट इज कॉमनली ऑब्जर्व, उन्होंने कहा अगर हम इसको देखें या ऑब्जर्व किया गया दैट द रेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई इन द वेल एरेटेड सॉइल। वो सोइल जो वेल एरेटेड है, जिसमें एयर स्पेसिस ज्यादा है, जगह ज्यादा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी या उसमें क्रॉसिंग कह लो वो अच्छी है। वेयर एज द पुअरली एरेटेड सॉइल्स सच एज द फ्लडेड सॉइल, जैसे जो ऐसी सॉइल जो फ्लडेड होती है जहाँ पे सैलाब वगैरह आ जाता है, या फिर जैसे जो मार्श एरियाज होते हैं, जो दलदली इलाके होते हैं, मॉइस्चर वहाँ पे ज्यादा होता है, वहाँ पे एयर स्पेसिस कम हो, लीव्स ऑफ द प्लांट फॉल, उसके प्लांट के लीव फॉल कर जाते हैं, पत्ते गिरते हैं, विल्टिंग होती है, बिकॉज एयर स्पेसिस अमंग द सॉइल पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाइड बाय वाटर, क्योंकि उसमें पानी की वजह से उसमें एयर स्पेसिस कम हो गई हैं या खत्म हो गई हैं, पानी ही भर गया पूरी एयर स्पेसिस के अंदर, जो फ्लडेड एरिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड द रूट्स और फेल टू रिस्पायर, रूट्स जो है वो भी रिस्पायर नहीं कर पाती, यानी सांस नहीं ले सकती, रेस्पायरेशन का अमल मुश्किल हो जाता है। And the definition of or deficiency of oxygen results in the retardation of the root growth, और उससे deficiency हो जाती है root growth की, में जो ऑक्सीजन वगैरह है उसकी concentration में। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ इट सेल्फ, और जाहिर है फिर जब ऑक्सीजन नहीं आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, उसमें कैल्विन साइकिल, जो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, ये सारे रेस्पिरेशन के ही है ना, उसमें ये क्रेब साइकिल वगैरह ये सब बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, तो फिर सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। तो रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिजल्ट्स अफेक्ट द सीरियसली अफेक्ट द accumulation ऑफ द साल्ट्स, फिर उससे ये नुकसान ये होता है कि पानी के अंदर, एक तो पानी उसके अंदर भर गया, ऊपर से accumulation हो गई साल्ट्स की, नमकियात बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि आपको पता है इन सब चीजों का एक बैलेंस होना जरूरी है। तो accumulation जब होती है सॉल्ट्स की, सो विच lowers द वाटर पोटेंशियल, इसमें वाटर का पोटेंशियल या वाटर की कंसंट्रेशन कम ऑफ दिस सेल सैप एंड कॉजेज द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसका रिजल्ट फिर ये होता है कि जो रूट्स वगैरह हैं उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन या सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम, और इसके रिजल्ट में ये होता है कि जो वाटर है वाटर ग्रेडियंट बन जाता है, यानी एक जगह पे पानी कम हो गया, एक जगह पे पानी ज़्यादा हो गया। Accumulation of the carbon dioxide causes an increase in the viscosity of the protoplasm. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की accumulation ज़्यादा हो गई है, कि सॉल्ट्स के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड लगा होता है समटाइम, जैसे कार्बोनेट्स वगैरह हैं, तो उसमें सॉल्ट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो का प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी को फिर बढ़ा देगा, मेकिंग इट लेस परमिएबल। फिर उसका भी रिजल्ट यही होगा कि वो लेस परमिएबल हो जाएगा थ्रू द वाटर, एंड देयरफॉर द रेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इज रिटार्डेड, और उससे फायदा नुकसान ये होगा कि वाटर की रिटार्डेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो रिटार्डेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये नुकसान होता है सॉइल एरेशन अगर अच्छे तरीके से नहीं है, उसमें एयर स्पेसिस नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सॉइल पोटेंशियल या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं सॉलिड पोटेंशियल ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, यानी अब इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है। पहले हमने एरेशन देखी है और इसके अलावा टेम्परेचर देखा है, अब हमने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखनी है। द सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन is the driving force for the create the water potential gradient, responsible for the absorption of the water by the roots.
Therefore, if the water potential of the soil solution is more negative, lower than that of the cell sap of the root cells. यहाँ तक बात को थोड़ा खत्म करके बताती हूँ आपको कि soil solute potential, osmotic potential एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाता है, क्योंकि जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसके रिजल्ट में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है, और जब ग्रेडियंट होता है तभी पानी मूव करता है। अब ग्रेडियंट किस साइड पे होना चाहिए, हाई किधर होना चाहिए, लो किधर होना चाहिए, ये चीज जो है ये बुरी तरह से वाटर को एब्जॉर्प्शन के अमल को पूरा उस पर असरअंदाज होती है, अच्छे तरीके से उसको मुतासिर करती है। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट्स एंड देयरफॉर इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन इज मोर नेगेटिव। अगर वाटर पोटेंशियल बहुत नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि बहुत लोअर आ रहा है। अब रूट्स के अंदर वाटर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ऑफ द सेल सैप एंड द रूट सेल। रूट सेल्स में जो है वाटर का पोटेंशियल कम हो गया है एंड वाटर विल मूव आउट ऑफ द प्लांट सेल्स। वाटर जो है वो प्लांट सेल से बाहर निकलना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्सॉर्ब्ड। वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उसमें वाटर का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो गया है, लोअर देन दैट ऑफ द सेल। सेल से कम हो गया, जो रूट के सेल हैं वैसे उसका वहां पे वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो गया, मतलब रूट के सेल्स में पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, तो वो रूट के सेल से बाहर आना शुरू कर देगा। एब्जॉर्प्शन की बजाय उल्टा एक्सक्रीशन हो जाएगी। दिस इज वाई द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फेल्ड टू, इससे फिर ये होता है कि फेल टू ग्रो सॉइल्स हैविंग द हाई कॉन्सेंट या हाई कंटेंट या साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए फिर जो हेलोफाइट्स हैं जो सॉल्टिश एरिया में रहते हैं जिनमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, हेलोफाइट्स लिविंग इन द सॉल्टिश एरियाज हैव टॉलरेंस ऑफ हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉइल सोल्यूशन। उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के तो जो टॉलरेंस है वो ज्यादा है, लेकिन जो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था फिर वो बहुत मुश्किल होता है, हो जाता है क्योंकि पानी बाहर निकलना शुरू करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब एक तो पानी है ना मौजूद, पानी जैसे आपने पौधे को पानी दे दिया, आपने बेशक उसको भर भी दिया है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी उसको अवेलेबल फिर भी नहीं होता, प्लांट उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता चाहे आप उसको भर भी दो। तो ये अवेलेबल वाटर जो है इसमें थोड़ा फर्क। द वाटर इज नॉट रियरली अवेलेबल टू द प्लांट। ये नहीं है कि आपने डाला तो फौरन मिल गया प्लांट को, ऐसा नहीं होता। एट लेवल्स अबव द फील्ड कैपेसिटी, अगर तो फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा पानी होगा तो भी अवेलेबल नहीं है। एंड लेवल्स बिलो द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से कम है पानी तो भी उसको अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। अगर इन दोनों के दरमियान में होगा तो फिर ये होगा कि वाटर इजीली अवेलेबल होगा। तो इफ the water content increase beyond the field capacity, अगर field capacity से ज्यादा हो गया, the soil aeration is affected, तो उससे फिर soil aeration को असर होगा, affected and resulting in a decreased rate of absorption, तो water की absorption तो भी उससे मुतासिर होगी और वो कम हो जाएगी क्योंकि aeration को फर्क पड़ रहा है। एंड डिक्रीज्ड वाटर लेवल बिलो द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया पानी, देन वॉक्स द डिप्लीशन ऑफ द अवेलेबल वाटर, उसमें वाटर की बिल्कुल अवेलेबल वाटर की डिप्लीशन हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बिल्कुल भी वाटर अवेलेबल नहीं होगा प्लांट के लिए। तो दिस ब्रिंगिंग द एंड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, के जो इस वजह से क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस है वो खत्म होने की हद तक आ जाता है, बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।